नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इसी चैनल रफ्तार एजुकेशन पे। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक लोकसभा की सीरीज ही चला रखी है, तो अब तक हम आपको 6 वीडियो दे चुके हैं और आज आपके सामने लेके आ चुके हैं अपना 7वां वीडियो। लोकसभा से संबंधित 7वां पार्ट लेके आ चुके हैं। तो आप सबका ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम डायरेक्टली आपको बताते हैं कि आज हम कौन सा पार्ट लेके आए हैं। तो चलिए हम अपने विषय पर चलते हैं कि आज हम क्या लेके आए हैं। तो जैसा कि आप सबके स्क्रीन पर आ चुका होगा कि हम विधान से संबंधित प्रश्न लेके आए हैं। मतलब लोकसभा में कोई विधेयक से कानून कैसे बनता है, इसमें संसद की क्या भागीदारी होती है, इसमें राष्ट्रपति का क्या कर्तव्य होता है, उन सारी बातों पे चर्चा करेंगे और वो सारी बात जानेंगे जो कि विधान से संबंधित है, जो कि कानून बनाती है हमारी संसद और वो हमारे देश पे लागू होता है। चलिए अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आने वाला है कि विधेयक क्या है। सबसे पहला तो यही है कि जितना ज़्यादातर लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि विधेयक और कानून में क्या अंतर होता है। तो पहले बता दें कि विधेयक जो होता है वो सभा के समक्ष उसकी अनुमति के बिना अनुमति के लिए लाए गए विधायी प्रस्ताव का एक प्रारूप है। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में जो कानून लागू होता है उसका ये पहला चरण है। कोई विधेयक मतलब कोई कानून लागू करना हो तो उसको सबसे पहले विधेयक के तौर पे हम सभा में प्रस्तुत करते हैं, हमारे जो सांसद होते हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है क्योंकि आप सबको ये बातें नहीं पता होंगी कि विधेयक भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक सरकारी विधेयक कहलाते हैं। और जब सरकारी विधेयक की बात हो रही है तो यहाँ पे एक और, इसके पहले वाले वीडियो में हमने गैर सरकारी विधेयक की भी बात की थी। तो वो गैर सरकारी विधेयक वो विधेयक कहलाते हैं जो मंत्रिमंडल में सदस्य नहीं होते हैं या जो केवल सांसद होते हैं, वो अपना अगर कोई निजी विधेयक पेश करते हैं संसद में तो उनको हम गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। और ये सरकारी विधेयक होता है क्योंकि ये सरकार लेके आती है। और उन सदस्यों द्वारा पूरा स्थापित विधेयक जो कि मंत्री नहीं हैं, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक कहलाते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बता ही दिया है। और विधेयक को उनकी विषय वस्तु के आधार पर आगे सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जा सकता है। तो पहले तो 2 बातें यहाँ पर आपको जाननी होंगी कि पहले जो विधेयक है वो 2 पार्ट में बंट गया, एक सरकारी और दूसरा गैर सरकारी। अब जो मेन विधेयक होता है उसके इतने सारे पार्ट हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो पहला जो पार्ट है वो क्या है, मूल विधेयक। मूल विधेयक मतलब जिनमें नए प्रस्ताव है, मतलब क्या, अगर आपके देश में कोई नया कानून बनने जा रहा है तो ये ओरिजिनल विधेयक है और इनको पेश किया जाता है संसद में ले आके, पहली बार लोकसभा में पेश किया जाता है। दूसरा जो विधेयक है वो संशोधनकारी विधेयक है, जिनका उद्देश्य विद्यमान अधिनियमों में संशोधन करना हो। मतलब मान लीजिए कि कोई ऐसा कानून अभी लागू हो या चल रहा हो और वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया हो, उसी कानून को थोड़ा सा और मजबूती देने के लिए या फिर उसमें कुछ और बदलाव करना हो, जैसे बहुत पुराना विधेयक हो चुका हो उसमें कुछ नया पॉइंट जोड़ना हो, तो उस विधेयक को संशोधनकारी विधेयक कहते हैं। मतलब वो मूल विधेयक में ही ये कुछ पॉइंट जोड़ के और फिर से उसी को ला के और पेश कर दिया जाता है। अगला जो है समेकन विधेयक। इसका मतलब तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये शुद्ध हिंदी में है। तो समेकन विधेयक का मतलब होता है जिनका उद्देश्य किसी भी विषय विशेष पर विद्यमान विधि का समेकन करना हो। समेकन का मतलब होता है कंसोलिडेट करना, बहुत मजबूत करना। मान लीजिए कोई कानून बहुत कमज़ोर हो रहा हो या वो कानून लागू तो रहना चाहिए लेकिन उसको लागू करने में बहुत दिक्कतें आ रही हों, तो उसी विधेयक को थोड़ा सा और मजबूत बनाया जाता है, उसके हर एक पार्ट को हटाया जाता है और फिर उसको जो भी उसमें ख़राब चीज़ें होती हैं वो हटा के और जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं उसको वो कंटिन्यू रखते हैं, तो वो समेकन विधेयक होता है। अगला जो घ दिख रहा होगा वो समाप्त होने वाले कानूनों संबंधी विधेयक, मतलब जिनके प्रभावी रहने की अवधि अथवा विनिर्दिष्ट तिथि के पश्चात समाप्त हो जाएगी। मतलब मान लीजिए कि कोई विधेयक आया हो और बहुत दिनों तक चल रहा हो और उसको समाप्त होना है कुछ अवधि बाद, लेकिन सरकार चाहती है कि वो विधेयक लागू रहे, तो उसके लिए ये विधेयक लेके आती है समाप्त होने वाले कानूनों संबंधी विधेयक, कि वो विधेयक लागू ही रहना चाहिए। अगला जो है निरसन विधेयक, मतलब कि कुछ ऐसे, ये विधेयक उस तरीके से लाए जाते हैं ताकि कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनको ख़त्म किया जाना चाहिए, तो उसके लिए निरसन विधेयक है। और अध्यादेशों का जो अगला है हमारा, अध्यादेशों का स्थान लेने वाले विधेयक। अध्यादेश का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि जब संसद हमारी नहीं लागू होती है, जब संसद का जो सेशन होता है वो नहीं चल रहा होता है, तो उस वक्त अगर कोई कानून बनाना हो तो राष्ट्रपति अपने अध्यादेश से कानून बना सकता है, लेकिन वो जो कानून होता है वो 6 माह तक ही, मतलब 6 मंथ तक ही लागू रहता है। तो उसके जगह पर अब उस
जो अध्यादेश वाला आदेश है, अगर उसको आपको कंटिन्यू रखना है, जारी रखना है, तो उसके लिए आपको विधेयक प्रस्तुत करवाना ही पड़ेगा। सरकार जो संसद में विधेयक प्रस्तुत करवाती है, तो ये अध्यादेशों का स्थान लेने वाले विधेयक है। अगला धन तथा वित्त विधेयक, इस पर तो हमने पिछले वीडियो में बहुत विस्तृत चर्चा की है, जो आर्टिकल 110 के तहत हमने बात की थी। और अंतिम में संविधान संशोधक विधेयक, ये पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि संविधान जो संशोधन किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो आप सब याद रख लीजिए 368। ये 368 के तहत किया जाता है। और ये विधेयक ऐसा विधेयक होता है कि संविधान में कोई चीज़ ऐसी हो जो कि बदलनी हो या फिर कोई नया चीज़ लाना हो संविधान के अंदर, तो संविधान संशोधन विधेयक हम लेके आते हैं। तो ये आपके सामने इतना विस्तृत प्रकार का विधेयक था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या फिर धन विधेयक? तो यदि यह प्रश्न उठ जाए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस संबंध में जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उन्हीं का निर्णय अंतिम होगा। वही घोषित करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और यह संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत अगर धन विधेयक है तो अध्यक्ष इस विधेयक के अंत में इस आशय का प्रमाण पृष्ठांकित करेगा। जो सेल्फ डिक्लेयर एक फॉर्म होता है वो वहाँ पे लगाएगा अंतिम में, और वो राष्ट्रपति के पास भेजेगा। वही तय करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं कि एक विधेयक और अधिनियम के बीच में क्या अंतर है। ये अभी तक बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है कि विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत विधायी प्रस्ताव का एक प्रारूप है, और यह केवल तभी अधिनियम बनता है जब इसे संसद के दोनों सभाओं द्वारा पारित कर दिया जाए और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दे दी जाए। कहने का मतलब यह है कि जब कोई विधेयक पेश किया जाता है संसद में, तब तक वो विधेयक ही रहता है। कब तक? जब तक उसको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों अपनी मंजूरी ना दे दें। तीनों की मंजूरी देने के बाद ही कोई विधेयक अधिनियम या कानून बनता है और वो तभी देश में लागू होता है। उसके पहले तक वो लागू नहीं हो पाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको विधेयक और अधिनियम समझ में आ गया होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आप सबके स्क्रीन पे पांचवा जो क्वेश्चन है वो आ चुका होगा कि किसी विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया में कौन कौन से चरण होते हैं। तो टोटल 3 चरण होते हैं, तीनों आपके सामने हैं। किसी विधेयक पर विचार करने के लिए संसद की प्रत्येक सभा में तीनों चरण से गुजरना पड़ता है। पहले चरण में विधेयक को पूरा स्थापित किया जाता है। ऐसा किसी मंत्री अथवा किसी सदस्य द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के आधार पर किया जाता है। द्वितीय चरण के दौरान निम्नलिखित प्रस्ताव में से कोई एक प्रस्ताव पेश किया जाता है, जैसे कि विधेयक पर विचार किया जाए, अथवा कि इसे दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को भेजा जाए, अथवा कि इस विधेयक के संबंध में मत जाने के प्रयोजन से इसे परिचालित कर दिया जाए, मतलब कि लोगों को भेज दिया जाए। तत्पश्चात प्रवर संयुक्त समिति द्वारा पूरा स्थापित किए जाने या कहे जाने पर विधेयक पर खंडवार विचार किया जाता है। और तृतीय जो चरण होता है प्रस्ताव पर चर्चा तक सीमित रहता है कि विधेयक को पारित किया जाए अथवा नहीं, तथा विधेयक को मतदान अथवा ध्वनि मत द्वारा पारित या अस्वीकृत किया जाता है। और धन विधेयक की स्थिति में राज्यसभा द्वारा लोकसभा को लौटा दिया जाता है। ये तो आपको स्क्रीन पर दिख ही गया होगा। आप सबको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल बात बता के आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हम आज पूरी बात बताएंगे कि कोई विधेयक कानून कैसे बनता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि किसी मंत्री को या सरकार को कोई विधेयक पेश करना हो, तो सबसे पहले वो उसके राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय आदि पहलुओं पर चर्चा करता है। और वो उस पहलू पर भी चर्चा करता है कि कहीं उस विधेयक से संवैधानिक सारी बातें लागू हो रही है कि नहीं हो रही है। कहने का मतलब ये है कि कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। वो सारी बातें जांचने के बाद वो अपने मंत्रिमंडल के पास लेके जाता है, महान्यायवादियों से बात करता है, हमारे जो महान्यायवादी हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनसे भी बात करता है। और सब कुछ करने के बाद जब उसकी सरकार ये कह देती है उस विभाग के मंत्री की कि हाँ ये जो विधेयक है वो पेश किए जाने लायक है, तब वो अपने विभाग के अधिकारियों के पास ले जाता है और इसकी शुद्धिकरण करवाता है, इसका प्रारूप तैयार करवाता है। और ये सब करने के बाद वह जो हो विधेयक संबंधित सदन में जिसमें उसको पेश करना है, अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के लिए 7 दिन पूर्व उनको सूचना देता है। और उसके लिए सदन के महासचिव को भी उस विधेयक की 2 प्रतियां भेजता है। और इसके बाद जब महासचिव और अध्यक्ष दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि उस जो वो विधेयक पेश करने वाला है मंत्री, उसको किस कार्य दिवस में मौका मिले, मतलब कि किस कार्य दिवस में उसको दिया जाए कि वो अपना जो विधेयक है वो पेश कर सके। और विधेयक अब प्रस्तुत होने के बाद उस पर वाचन शुरू होता है। और वाचन में सारी बातें होती है, मतलब कि जो वो जैसे लोकसभा मान लीजिए, और वो लोकसभा में प्रस्तुत हुआ
तो लोकसभा में उस पर सारी बातें होंगी और ऐसी चर्चा में महान्यायवादी भी भाग लेता है और विचार विमर्श के बाद वहाँ पे वो विधेयक आगे भेज दिया जाता है। और इसके बाद फिर द्वितीय वाचन, यहाँ पे जो द्वितीय चरण स्टार्ट होता है, ये पहला चरण आपका ख़त्म हो गया कि ये सारे काम जो अभी हमने बताया वो किया जाएगा। अब द्वितीय चरण में आते हैं कि द्वितीय चरण जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि इसमें ये तो बता ही चुका हूँ मैं पहले, लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि द्वितीय वचन में क्या किया जाता है कि विधेयक के अंतर्निहित सिद्धांतों पर विचार विमर्श किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उसको प्रवर समिति, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति, इन दोनों ये एक ही है। प्रवर समिति का मतलब होता है कि केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा बनाई हुई समिति, और जब संयुक्त प्रवर समिति होती है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके उसके सदस्य होते हैं और वो दोनों ही मिलकर वो समिति बनाते हैं। उनके पास भेजा जाता है और उनका अनुपात 2 के मुकाबले 1 होता है और इस तरीके से वो हर एक चीज़ की, हर एक पॉइंट की जांच करते हैं। और अगर उनको लगता है कि ये जो विधेयक पेश किया जा रहा है इस पर लोगों की भी राय जाननी जरूरी है, तो वो फिर समाचार पत्रों में इस विधेयक को प्रेषित करवा देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं और कम से कम वो कुछ समय बाद और वो जांच करते हैं कि वो जो विधेयक है वो लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया उस पर आ रही हैं। और जब सब कुछ प्रतिक्रिया आ जाती है तो जो प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति होती है वो अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप देती है लोकसभा अध्यक्ष को और फिर लोकसभा अध्यक्ष उस पर द्वितीय वाचन जो होता है वो स्टार्ट करवाता है। और अब यहाँ पे जो ज़रूरी बात है, जब चर्चा होनी स्टार्ट होती है तो लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो उसमें बताते हैं कि क्या क्या कुछ संशोधन करने लायक चीज़ें हैं या नहीं है। अगर हैं तो उसको उस मंत्री को बताया जाता है और वो मंत्री अगर तैयार हो जाता है तो फिर वो संशोधन कर दिया जाता है, और अगर नहीं तैयार होता है तो भी ध्वनि मत से अगर बहुमत है तो पारित कर दिया जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा लोग संशोधन के पक्ष में हैं तब तो आपको उसमें संशोधन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना संशोधन के वो पारित नहीं हो सकता, क्योंकि बोला गया है कि लोकसभा में बहुमत से ही कोई जो विधेयक है वो पारित हो सकता है। तो वहाँ पे विचार विमर्श करता है मंत्री अपने उस संशोधन में, और अगर कुछ करने लायक है, स्वीकार करने लायक है तो फिर वो स्वीकार करता है, और अगर अस्वीकार करने लायक है तो उसके बदले में वो तर्क देता है कि क्यों वो पारित नहीं होना चाहिए या पारित होना चाहिए। वो सारी बातें वो बताता है और सदस्यों को मनाने की कोशिश करता है, उनको वो सारी बातें बताता है, एक एक शर्त उसकी बताता है कि क्यों वो वहाँ पे उसके अंदर वो बंद लेके आया है, वो क्यों लेके आया है। ये सारी बातें होने के बाद वो विधेयक दूसरे सदन यानी कि राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा उसको पारित करती है बहुमत से। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर धन विधेयक हुआ तो राज्यसभा कुछ नहीं कर पाएगी, केवल अपना मत ही दे सकती है, वो डिसीजन नहीं दे सकती है। कहने का मतलब ये है कि वो केवल सलाह देगी कि हाँ यहाँ पे आप संशोधन कर लीजिए, वो वहाँ पे अपना जो फाइनल डिसीजन होता है, निर्णय होता है, वो नहीं देगी कि यहाँ पे संशोधन करना आपको ज़रूरी ही है। तो जो धन विधेयक होता है उसके लिए केवल लोकसभा ही जिम्मेदार होता है, उस पर राज्यसभा का कोई कंडीशन नहीं होता है, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन अन्य विधेयक हुआ तो जैसे लोकसभा में पारित हुआ है वैसे ही राज्यसभा में भी आपको पारित करवाना होगा, और राज्यसभा अगर इसको पारित कर दे तब कहीं जाके ये राष्ट्रपति के पास जाती है और राष्ट्रपति इसको अपने तरफ से अगर उसको आज्ञा दे देता है, आदेश दे देता है कि हाँ ये विधेयक लागू होना चाहिए, तब जाके उसके साइन करने के बाद, उसके हस्ताक्षर करने के बाद जो होता है ये विधेयक पारित हो जाता है। अगर इस दौरान कभी भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में विरोध उत्पन्न हो जाए, कहने का मतलब यह है कि लोकसभा ने तो पारित कर दिया लेकिन राज्यसभा उसको पारित नहीं कर रही है, तो फिर दोनों का एक संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। और ये याद रखिएगा, इसी में हम आर्टिकल भी आपको बताते हुए चल रहे हैं कि ये जो दोनों का संयुक्त बैठक होता है वो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत उन दोनों का संयुक्त बैठक करवाया जाता है, और उसमें उस विधेयक का पारित होना सामान्य सी बात है, क्योंकि ज़्यादातर जो जनसंख्या होती है वो लोकसभा की होती है और लोकसभा में ही 545 सदस्य होते हैं, और उसमें भी जो बहुमत होती है वो सरकार की होती है। तो विधेयक कुछ भी करके पारित होना ही होना है, और इस तरीके से राष्ट्रपति जो होता है उस पर अंतिम हस्ताक्षर करके और उसको कानून बनने के लिए भेज देता है, आगे की तरफ बढ़ा देता है। तो ये आपके सामने विस्तृत चर्चा किया है इस क्वेश्चन पे। चलिए अपने अगले प्रश्न पढ़ते हैं कि बजट क्या है। बजट समझिए कि राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी दिन लोकसभा में प्रस्तुत प्रत्येक वित्तीय वर्ष से संबंधित भारत सरकार की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण अथवा वार्षिक वित्तीय विवरण बजट कहलाता है। और लोकसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात शीघ्र राज्यसभा में बजट की प्रति रखी जाती है।
प्राकृतिक प्राप्ति, यहाँ पे आपको एक जो बात नहीं समझ में आ रही होगी वो होगी प्राकृतिक प्राप्तियों मतलब एस्टिमेट। हमारी गवर्नमेंट एक साल का पूरा एस्टिमेट बनाती है कि किन चीज़ों से हमको किन किन स्रोतों से पैसा मिलने वाला है और कहाँ कहाँ खर्च होने वाला है। उन सारी चीज़ों का लिस्ट बनाया जाता है सूची बना के, और तब उनकी सहायता से वार्षिक वित्तीय विवरण बनाया जाता है और तब वो सभा में रखा जाता है। और यहाँ पे एक और अनुच्छेद आपको बताते हुए चल रहे हैं कि जो हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण होता है वो अनुच्छेद 112, आप सब याद रखिएगा, 112 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें हम आपको संविधान का अनुच्छेद भी याद कराते हुए चल रहे हैं कि अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि संसद का बजट सत्र कब होता है। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने इस पर बात की थी, यहाँ पे भी फिर भी आपको बता देते हैं कि सामान्यतः संसद का बजट सत्र किसी वर्ष में फरवरी के महीने से मई महीने के दौरान चलता है। उक्त अवधि के दौरान बजट पर विचार करने, मतदान और अनुमोदन के लिए बजट को संसद में प्रस्तुत किया जाता है और विभागों से संबंधित समितियां मंत्रालय विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार करती हैं और तत्पश्चात संसद को अपना प्रतिवेदन सौंपती है। इन सारी बातों पर चर्चाएँ होने के बाद ही वो फाइनल होता है कि बजट सत्र पारित हुआ या नहीं हुआ। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं कि जो क्वेश्चन है कि सभा में बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन पे आंसर दिख ही रहा होगा कि लोकसभा में सामान्य बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और ये नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद हुआ है। इसके पहले हर एक मंत्री अपना अपना जो बजट है वो प्रस्तुत किया करता था, जैसे वित्त मंत्री और रेल मंत्री, लेकिन इनके सरकार के आने के बाद से वित्त मंत्री ही सारे बजट को पेश करता है। तो यहीं पे हमारा जो ये वाला आज का वीडियो था वो ख़त्म होता है। और आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि आप देख ही रहे हैं कि कितना विस्तृत तरीके से हम इस वीडियो को लेकर जा रहे हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज़ बता रहे हैं। और दावा है कि इन सारे पार्ट को देखने के बाद आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा, कोई भी शक नहीं रह जाएगा, या किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके पास नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम हर एक बातों को एक एक चीज़ों को ले चल रहे हैं। कहीं कोई अनुच्छेद ना छूट जाए, कहीं कोई विषय ना छूट जाए। और अभी आगे आने वाले 2-3 वीडियो लोकसभा से ही संबंधित है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये बहुत बड़ा पार्ट था लोकसभा। और इसके बाद हम राज्यसभा भी लेके आने वाले हैं और हर वो चीज़ लेके आएंगे जो कि आपको परीक्षा में आके परेशान करते हैं। तो इन सबके साथ यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप जितना आपका ये जो प्यार है और विश्वास है, इन्हीं के बल पर हम वीडियो बनाते हैं। तो आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो जो है कैसा बना है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।